युसान शियागोंग के लिए फिर से एक और स्नोमैन बना देता है। शियागोंग उस स्नोमैन को देखकर खुश हो जाती है। जहाँ पर वो सभी स्नोमैन रखे थे वहाँ पर उसे कलेक्ट कर लेती है एंड विश करती है कि काश वो इन्हीं लोगों की तरह स्कीइंग कर पाए। एंड वो प्रॉमिस करती है कि वो काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करेगी। ड्यूरिंग द स्कीइंग प्रैक्टिस केविन चोंग को बता देता है कि युसान स्किल्स बहुत अच्छी है स्कीइंग में एंड वो तुम्हारे स्टूडेंट के कज़न को परस्यू भी कर रहा है। वो इस बात को प्रोसेस ही कर रहा होता है एंड कुछ सोच रहा होता है, लेकिन सडनली केविन का एक्सीडेंट हो जाता है। केविन बहुत बुरी तरह गिर जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है एंड फर्स्ट एड दी जाती है। युसान भी वहाँ आता है उसकी मदद करने के लिए। युसान रियलाइजेस कि केविन को इन्फॉर्मेटरी की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसे एक हॉस्पिटल की नीड है। वो जल्दी एम्बुलेंस को बुलवा देता है एंड इंसिस्ट करता है कि उसे जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। जब स्टाफ को पता चलता है कि युसान एक न्यूरो सर्जन है तो वो उसे अपने साथ चलने की कहते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है एंड वो मान जाता है। वो शियागोंग को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फ़ोन डेड आ रहा होता है। वो अपनी मॉम को इन्फॉर्म करता है। हॉस्पिटल में युसान को अपना पास्ट याद आता है। एक ब्रिलियंट सर्जन होने के बाद भी अब वो ऑपरेट नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ इंजर्ड है और कांपने लगता है। स्कैन से पता चलता है कि अर्जेंटली सर्जरी चाहिए क्लॉट निकालने के लिए। डॉक्टर युसान से बैकअप के तौर पर असिस्ट करने को कहता है, ये मान कर कि उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है। युसान एग्री करता है और सर्जरी में क्रूशियल रोल प्ले करके पेशेंट की जान बचा लेता है। शियागोंग प्रैक्टिस कर रही होती है एंड ड्यूरिंग दैट उसे पता चलता है कि उसके फ़ोन इतनी ठंड की वजह से डेड हो चुका है। वो रेस्टरूम में वापस जाकर अपने कज़न के साथ वेट करती है लेकिन युसान तब भी नहीं आता। वो कुछ लोगों को स्कीइंग एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए सुनती है और पैनिक हो जाती है कि कहीं वो युसान के बारे में बात तो नहीं कर रहे। जब वो एक स्केटबोर्ड को देखती है जो कि हॉस्पिटल में था तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था तो वो बहुत घबराहट में खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचती है सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी होती है। वो युसान की तरफ भागती है और उसे सेफ देखकर रिलीफ फील करती है। बाद में उसे अपनी मॉम से पता चलता है कि उसने अपनी मॉम को इन्फॉर्म किया था एंड रास्ते तक उसके पास 30 मिनट थे बट स्टिल उसने कोई मैसेज ड्रॉप नहीं किया एज उसके पास टाइम था इन्फॉर्म करने का, लेकिन उसने इन्फॉर्म नहीं किया। ये बात उसे बहुत हर्ट करती है। जब युसान बाहर आता है वो उससे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वो कम से कम एक मैसेज तो भेज सकता था। उसे लगता है कि वो उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा गुस्से और दर्द में होती है। बट अकॉर्डिंग टू युसान उसे नहीं पता था कि शियागोंग उसे ढूंढती हुई यहाँ तक आएगी एंड उसकी फ़िक्र करेगी। युसान जब टैक्सी में होता है तो घर पहुंचकर भी शियागोंग युसान के बार बार कॉल्स को इग्नोर करती रहती है। कज़न उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाता है और पॉइंट आउट करता है उसके रिएक्शन की तरफ कि ये क्लियरली शो कर रहा है कि युसान उसके लिए कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है एंड काफ़ी स्पेशल है। वो पूछता है कि क्या वो उसे सच में पसंद करने लगी है। ऑन दी अदर साइड युसान अपना माइंड बना चुका होता है कि वो किसी भी हाल में शियागोंग को मना लेगा। वहीं से वो सीधा वापस आता है और उसके विला के बाहर पहुंच जाता है। शियांगरुई और शियागोंग दोनों विंडो से उसे देख रहे होते हैं। युसान बहुत सारे फायर क्रैकर्स लेके आया होता है, क्लियरली प्लान के साथ कि वो उसका मूड लिफ्ट अप करेगा, बट स्टिल शियागोंग अंदर ही रहती है नाराज़ हुए। आफ्टर सम टाइम शियागोंग युसान का एक मैसेज मिलता है। वो एक स्क्रीनशॉट होता है जिससे उसे पता चलता है कि उसने पहले ही उसे सब कुछ बताने के लिए मैसेज भेजा था लेकिन वीक सिग्नल की वजह से वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था। ये देखकर शियागोंग को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। वो इमीडिएटली नीचे भागकर उसके पास जाती है। युसान अपोलोजाइजेस बाय सेइंग, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बिज़ी था इसीलिए मैं चेक भी नहीं कर पाया कि मैसेज डिलीवर हुआ है या नहीं अभी तक। लेकिन सच कहूँ मैं थोड़ा सेल्फिश भी था। तुम्हें इस तरह मेरे पास भागते हुए देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे मिस कर रही हो एंड मुझे अच्छा लगा जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। फिर वो उसे दिखाता है कि वो उसे खुश करने के लिए क्या क्या लाया है। शियागोंग लाइटर लेने के लिए अंदर जाती है तब उसका कज़न उसे रोक लेता है और कहता है कि ये क्या है, सिर्फ कुछ फायर क्रैकर्स से
देखकर उसका गुस्सा गायब हो गया। शियागोंग उसे बताती है कि युसेन ने पहले ही मैसेज भेजा था, बस डिलीवर नहीं हुआ था। फिर भी उसका कज़न उसे प्ले हार्ड टू गेट बोलता है एंड थोड़ा गुस्सा और दिखाओ, इतनी आसानी से मान जाओगी तो तुम लो रहोगी और वो हाय। वो उसे लाइटर पकड़ा देता है और कहता है कि और ज़्यादा नाराज़गी दिखाओ, लेकिन शियागोंग उसकी बात नहीं मानती एंड बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो युसान के साथ फायरवर्क्स जलाना शुरू कर देती है। दोनों मिलकर फायरवर्क्स का व्यू एंजॉय करते हैं, जबकि उसका कज़न बाहर खड़ा हुआ सोचता रहता है कि ये लड़की कितनी क्रेज़ी है। युसान ने शियागोंग को फिर से मना लिया होता है, लेकिन स्टिल उसके लिए आज का दिन काफ़ी उदास रहा एंड अपसेटिंग रहा। जब जब वो हॉस्पिटल जाता है उसे अपना पास याद कर बहुत दुख होता है। शियागोंग भी ये फील कर पाते हैं, उसे भी सब रियलाइज़ होता है। इसीलिए वो उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है और कहती है कि आज उसने बहुत बड़ा काम किया है, एक इंसान की ज़िंदगी बचाई और साथ में उसे न्यू लाइफ दी, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस वो उसके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रही है। बाद में जैसे ही युसान घर पहुंचता है वो अपनी मॉम को गले लगाकर बोलता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। वो कहता है कि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि शियागोंग उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करती थी। सालों पहले उसी ने उन दिनों के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करी थी, लेकिन जब उसके रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था डेट में आने से पहले, इन्फॉर्म होने के बाद भी वो ना उसे मिलने आई और ना ही उसका हाल चाल पूछा। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह वो उसके लिए हॉस्पिटल भाग कर आए, उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी ये दोनों पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल अलग है, जैसे बिल्कुल दो लड़कियां हो। अपने रूम में जाकर वो अपने दोस्त याची को कॉल करता है, जो उस वक्त अब्रॉड में था, और कहता है कि जैसे ही वो वापस आए तुरंत उसे कांटेक्ट करे। वो कहता है कि उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। ये वही दोस्त था जिसने सालों पहले मिस्टर नाई की बेटी के साथ उसकी ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। राइट नाउ चोंग इज़ इन ग्रेट डिलेमा एंड कन्फ्यूजन। जब उसे पता चला कि शियागोंग का एक्चुअली कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और युसान उसे बस परस्यू कर रहा है, वो काफ़ी कंफ्यूज एंड नर्वस फील कर रहा है। वो चाहता है कि कम से कम एक बार शियागोंग से मिले और अपनी फीलिंग कन्फेस करे, बताए कि अभी भी वो सिंगल है। वो एक अम्ब्रेला उठाता है और उसकी विला के बाहर पहुंच जाता है। काफ़ी देर तक बाहर खड़ा रहता है, उसे मैसेज करना चाहता है एंड इवन उससे पूछना चाहता है अबाउट युसान एंड हर कि क्या वो डेट कर रहे हैं, बट ये सब बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लंबी देर तक स्नो में खड़े रहने के बाद वो वापस लौट जाता है, फ्लैशबैक्स को याद करता है। उसे वो टाइम याद आता है जब वो जैंगरुई का ट्यूटर हुआ करता था और मेड जब घर पर नहीं होती थी तो उसने उन दोनों के लिए खाना बनाया था और वो उसे खाना बनाते हुए देखकर बहुत खुश हुई थी। वो हमेशा उसके साथ वार्म रहती थी, बट वो खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कोल्ड बना रहा उसके साथ। ज़्यादातर ये सब रॉन की वजह से हुआ, एज रॉन ने उसे ब्रेन वॉश एंड काफ़ी मैनिपुलेट किया शियागोंग की तरफ, दैट शियागोंग एक ओवर प्राउड रिच ब्राइट गर्ल है जो सिर्फ पैसों से उसे जीतना चाहती है। लेकिन अब सब कुछ बहुत लेट हो चुका है जब उसे ये सब चीज़ें समझ आई। नेक्स्ट डे दोनों फैमिली साथ में गैदर होती है और आउटिंग पर जाती है। ग्रुप फ़ोटोज़ ले जाती है और आंट उन्हें देखकर बहुत हैप्पी दिखाई देती है कि यह शियागोंग का बॉयफ्रेंड कितना वेल मैच्ड है। उस दिन युसान की फैमिली वापस जा रही होती है, जबकि शियागोंग की फैमिली अगले दिन निकलने वाली होती है। जाने से पहले युसान की मॉम शियागोंग का फ़ोन नंबर लेती है और कहती है कि उन दोनों के बीच जो भी है वो अलग है, पर उसे उसकी डॉटर बहुत पसंद आई और वो डेफिनेटली टच में रहेगी। वो शियागोंग को इनवाइट करती है कि कभी अपनी मॉम के साथ स्विट्ज़रलैंड आए। निकलने से पहले युसान एक बार फिर से हॉस्पिटल जाकर केविन को देखने जाता है, जहां उसकी मुलाकात फिर से चोंग से होती है। जब चोंग सुनता है कि युसान शियागोंग का वॉइस नोट सुन रहा है तो उसका दिल और ज़्यादा दुख जाता है। ये वो चीज़ थी जो वो खो चुका था और शायद ही कभी भी उसके पास लौटकर वापस नहीं आने वाली। नेक्स्ट सीन आता है इन विच बुकाई को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो युसान का अंकल है। बुकाई और उसकी वाइफ चेयरमैन की एनिवर्सरी के लिए अगले महीने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन प्लान कर रहे होते हैं। सबको ऐसा लगता है कि बुकाई का बेटा यानी युसान का कज़न ही नेक्स्ट हायर अनाउंस किया जाएगा बाय द चेयरमैन।
असल में बुकाई ही युसैन के फादर को फंसाने के मेन कल्प्रिट था। बुकाई फिर मिस्टर नाई से मिलने जाता है, जिनका उसके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। मिस्टर नाई की पहली मुलाकात युसैन के फादर के साथ ही हुई थी, बट बाद में जाकर उसके भाई के साथ यानी युसैन के अंकल के साथ उसकी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। ये सब चीज़ें युसान एंड शियागोंग के रिलेशनशिप के लिए एक रेड फ्लैग बन जाती है, क्योंकि मिस्टर नाई कभी भी युसान को पसंद नहीं करेंगे। ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन मिस्टर नाई मेंशन करते हैं कि उसने शोजू के नए जीएम के बारे में सुना है, जो कि ऑब्वियसली युसान ही है, जिसने काफ़ी चेंजेस किए हैं और पुराने सप्लायर से टाइज तोड़ दिए। उसे ये सब काफ़ी सस्पिशियस लगता है। बुकाई के थ्रू से पता चलता है कि ये जीएम उसका नेफ्यू है और चेयरमैन उसका ग्रैंडफादर है। ये सुन के मिस्टर नाई अनईजी हो जाते हैं और अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि युसैन के बैकग्राउंड पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेट करें। मीनवाइल दूसरी औरत को दिखाया जाता है जिसकी वजह से मिस्टर नाई का डिवोर्स हुआ। ये चालाकी से मिस्टर नाई को मैनिपुलेट करती है और अपनी बेटी यान को भी उससे जोड़ कर रखती है। वो हद से ज़्यादा शॉपिंग करती है, लेकिन दिखाती है कि जैसे सब कुछ मिस्टर नाई के लिए ख़रीदा जा रहा है। वो यान को हाई सोसाइटी के बिल्कुल पास रखती है। मिस्टर नाई पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुके होते हैं। आफ्टर द हॉलीडेज आर ओवर सब लोग काम पर वापस लौट आते हैं। शियागोंग अपने नए प्रोजेक्ट पर पूरे दिल से काम कर रही होती है और अक्सर युसान से जल्दी मीटिंग्स अरेंज करने को कहती है, एंड युसान हमेशा उसकी बात मानकर हाँ कर देता है। वन डे शियागोंग युसान के घर जाती है कुछ स्टडी बुक्स लेने। वहाँ पर टेबल पे रखे सोयाबीन्स को देखकर मोक करती है। तब उसे पता चलता है कि ये उसकी रिहैबिलिटेशन की एक्सरसाइज का पार्ट है। युसान उसे बताता है कि पहले उसे काफ़ी पेन हुआ करता था आफ्टर द एक्सीडेंट, लेकिन अब वो काफ़ी बेटर फील करता है। इमोशनली ओवरवेल्म्ड होकर शियागोंग उसका हाथ पकड़ लेती है। उस पल युसान अपना सारा दर्द भूल जाता है। इवन बाद में शियागोंग थोड़ा शाय फील करती है। वो दोनों पूरे वीक बिजी रहते हैं, लेकिन वीकेंड पर मिलने का प्लान बनाते हैं। युसान कहता है कि वो शियागोंग और उसके फ्रेंड को ट्रीट देगा अपने बैड लक का कंपेंसेशन के तौर पर। इसी बीच मिस्टर नाई को युसान की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिलती है। उसे पता चलता है कि युसान ने खुद अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट किया था। इसी बीच उन्हें उसके ऑफिस रोमांस के रूमर्स के बारे में भी पता चलता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि उसने एक नाई सरनेम वाली लड़की को अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कराया है और उसे परस्यू कर रहा है। ये पढ़कर मिस्टर नाई गुस्से में पागल हो जाते हैं। वो तुरंत अपनी बेटी को कॉल करते हैं और ऑर्डर देते हैं कि वीकेंड पर उससे मिलने। जब वो मना करती है और कहती है कि उसके फ्रेंड्स के साथ डिनर प्लान है, तो मिस्टर नाई और ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं और कहते हैं कि वो खुद आ जाएंगे। सैटरडे की सुबह वो जल्दी पहुंच जाता है और शियागोंग से डायरेक्टली पूछता है एंड कहते हैं कि उसने सुना है कि उसके बॉस युसान उसे परस्यू कर रहे हैं। वो उसे ऑर्डर देता है कि युसान को रिजेक्ट करे और अपनी कंपनी छोड़ दे। वो उसका फ़ोन भी छीन लेते हैं और युसान का डिनर मैसेज पढ़ लेता है। ये सब देखकर शियागोंग भड़क जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि जब वो आता है सिर्फ उसे लड़ता है। वो याद दिलाती है कि उसकी लीगल कस्टडी उसकी मॉम के पास है। मिस्टर नाई फिर कहता है कि वो सिर्फ इसलिए वरिड है क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी है और बहुत ज़्यादा अमीर है और उसके आसपास के लोग ग्रीडी हो सकते हैं। लेकिन शियागोंग कहती है कि वो युसान के बारे में ये सब बिलीव नहीं करती। मिस्टर नाई जिद पर आ जाते हैं और कहते हैं कि युसान उस कंपनी का रियल हायर नहीं है। वो एक्यूज़ करता है कि सालों पहले युसान ने यान का पीछा किया था और एक्सीडेंट से पहले ब्लाइंड डेट भी अरेंज की थी। ये सब सुनकर शियागोंग सीधा युसान के घर भाग जाती है और पूछती है कि क्या वो यान को जानता है। कंफ्यूज होकर युसान मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि उनकी पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी जहां शियागोंग ने खुद ब्लाइंड डेट अरेंज की थी क्योंकि उसे युसान पसंद था। शियागोंग कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। शॉक्ड होकर युसान अपने फ्रेंड को कॉल करता है और शियागोंग को अपनी सिटी ले जाता है सच कंफर्म करने के लिए। उसका फ्रेंड बताता है कि मिस्टर नाई की बेटी ने ही ब्लाइंड डेट अरेंज कराने को कहा था, लेकिन युसान के एक्सीडेंट के बाद उस लड़की ने उसका हाल तक नहीं पूछा। बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो लड़की यान थी, शियागोंग नहीं।
फ्रेंड शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है। शियागोंग को सब कुछ समझ आ जाता है। युसेन गाड़ी में बिल्कुल चुप बैठा होता है, खुद पर शर्मिंदा होकर कि उसने इतने सालों तक उसे गलत समझा। वो माफ़ी मांगता है, उसे हॉस्टल के पास ड्रॉप करके कहता है कि उसे थोड़ा टाइम अकेला रहना है।